हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अवध यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर का हम लोग मैराथन क्लास लेकर आज चल रहे हैं। तो आज हम लोग जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी पेपर 3 जो है उसका मैराथन क्लास करने वाले हैं। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और जो सिलेबस आप लोगों ने सेंड किया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो जाएंगे। इस वीडियो में जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम लोग ट्राई करेंगे कि सब जो है आप लोगों के लिए लेकर आए, जिससे कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद जो है हम मेथड पेपर का लेकर आएंगे। मेथड पेपर का क्वेश्चन बताएंगे आपको किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से कॉमन क्वेश्चन रहते हैं। मेथड पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कॉमन रहेगा और ज्यादा घबराने की बात नहीं है मेथड पेपर में, क्योंकि उसमें भाषा से आपके अधिगम से, लर्निंग से, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और कुछ क्वेश्चन जो है आपके अपने सब्जेक्ट से रहते हैं, तो ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। लेकिन मेन ये 3 पेपर है जिनको आपको जानना जरूरी है। 3 पेपर कंप्लीट है तो मेथड पेपर अप्रोक्सीमेटली हो ही जाता है, क्योंकि मेथड पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं आपका 60% या 50% जो है आपके मेथड से, आपके सब्जेक्ट से अगर रहेगा, 50% ही मैं बोलूंगी आपके सब्जेक्ट से रहेगा, तो 50% आपके बीएड से, पैडागोजी जो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड पेपर है इसी से क्वेश्चन रहता है, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अवध यूनिवर्सिटी का जो है मैराथन क्लास चल रहा है, तो जो स्टूडेंट्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या उन्हें नहीं पता है तो उन्हें भी आप शेयर करके वीडियो दे दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं यही सिलेबस है जो मुझे आप ही लोग के थ्रू मिला है। ये जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी पेपर 3। एक्चुअली मैं बोलूँ तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी तो है, लेकिन अगर अभी जो रेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज में जो पेपर चल रहा है लर्निंग एंड टीचिंग, उससे ये रिलेट करता है। उसमें मैक्सिमम चैप्टर इसके दिए हुए हैं, तो ये बोल सकते हैं कि अवध यूनिवर्सिटी में जितने भी बुक्स चलाए जा रहे हैं, सिर्फ नॉलेज एंड करिकुलम को भी अगर हम देखेंगे सेकेंड पेपर में तो आता ही है, तो उनको छोड़ करके बाकी मैक्सिमम जो पेपर का क्वेश्चन है वो जो अभी दूसरे यूनिवर्सिटीज में चलते हैं, चाइल्डहुड के नाम से, कंटेम्प्रेरी के नाम से और फिर आपका लर्निंग एंड टीचिंग के नाम से, वही बुक है, बस नाम चेंज है, ये बोल सकते हैं। कुछ चैप्टर्स चेंज है लेकिन मैक्सिमम चैप्टर मैच करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट आपका मीनिंग आएगा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में होगा। उसका ओरिजिन, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड नीड, ये आपको जानना है। ठीक है, ये हम सब जितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, मैं नहीं बोलूंगी सब, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट होता है हो सकता है सारा हम ट्राई करेंगे। यूनिट जो आपका 2 है टीचिंग टेक्नोलॉजी से है और टीचिंग का कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, स्टेजेस, लेवल, ब्लूम टेक्सोनॉमी, कम्युनिकेशन इन टीचिंग, ये टीचिंग मॉडल, ये सारी चीजें देखेंगे। एक चीज और मैं बताऊं, इसमें जो क्वेश्चन है इसमें लर्निंग से भी क्वेश्चन है, अधिगम से। तो अधिगम का क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट पेपर में भी किया हुआ है, तो आप उसका भी आंसर लिख सकते हैं। ये मत समझिएगा कि वो आंसर जो है सिर्फ वही उसी में का जब आएगा, उसी पेपर में आएगा तभी लिख पाएंगे। अधिगम किसे कहते हैं, लर्निंग से क्या समझते हो, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएगा, आंसर आपके पास है, चाहे वो किसी और पेपर के थ्रू ही आपको आंसर मिला, दूसरे पेपर में ही क्वेश्चन मिला तो उसका आंसर आपने लिखा हो, उसका आंसर भी इसमें लिख सकते हैं। तो वहां से भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों के जो है मैच हो जा रहे हैं। यूनिट 3 देखते हैं। ओके, यूनिट 2 में ही प्रोजेक्ट मेथड, यूनिट 3 में, सॉरी यूनिट 3 इधर ही है, आधा हाफ उधर ही है। यूनिट 3 में है आपका मेथड ऑफ जो है वो टीचिंग होगा, जिसमें ब्लूम आप लोग का ब्रेन स्टॉर्मिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, पार्टिसिपेटरी मेथड, टीचिंग में जो है कौन कौन से मेथड यूज करते हैं उस पे है, प्रोजेक्ट मेथड, कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, सेमिनार, प्रोग्राम, ये सारे हैं, इसमें से कुछ हम लोग आज देखेंगे। यूनिट 4 जो है इंट्रोडक्शन टू आईसीटी, ये हमारा जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको देखेंगे, इसके कंपोनेंट्स, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें देखेंगे। ई लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ई लर्निंग देखेंगे, ई लर्निंग क्या होता है, इस तरह से सीआईटी, ये सब हम देखते हैं। इस तरह से मैक्सिमम टॉपिक ट्राई करेंगे कि इस वीडियो में जो है हम
ये कर ले, कवर कर ले। इतना मैं बता दूं कि अगर ये वीडियो आप करके जाते हो तो आप लोग जो है ये जो आप डर रहे हो फेल होने का, वो तो बिल्कुल ही चांस नहीं है। आप लोग जो है 50 to 60 या 60 to 70, इसमें मैं 50 to 60 बोल रही हूँ, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो अगर आप लर्न नहीं कर पाओगे, आप सोचोगे कि लर्न करके जाए, वहां पे अगर आपके माइंड से मिस कर जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अदरवाइज 60% कहीं नहीं गया है, ये एश्योर मैं कर रही हूँ। 60% आपका कहीं नहीं, 60% नहीं बोल रही मैं, 60 आउट ऑफ 80 बोल रही हूँ। आउट ऑफ 80 जो है आपका 60 मार्क्स, 70 मार्क्स कहीं नहीं गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे जो है फर्स्ट यूनिट से, उसी से स्टार्ट होगा। यहाँ पे शिक्षाविदों का एक समूह। सबसे पहले तो प्रौद्योगिकी जो हमारा है फर्स्ट यूनिट, उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। प्रौद्योगिकी को के 2 दृष्टिकोण में विभाजित करता है। सबसे पहला है हार्डवेयर, जानते ही हम सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं उनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, जो हम पीडीएफ एज अ पीडीएफ फॉर्मेट लेते हैं, एज ए इमेज फॉर्मेट लेते हैं, जिसको हम टच नहीं कर पाते हैं उसको हम लोग सॉफ्टवेयर फॉर्मेट बोलते हैं। तो ये 2 फॉर्मेट में आता है। फिर है हार्डवेयर के दृष्टिकोण से देख ले, ये क्या है? यह इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण है, जैसे मोशन पिक्चर्स, टेप रिकॉर्डर। बस इतना हार्डवेयर में याद रखिएगा, ऐसे चीजें जिसको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर में आता है। टेप रिकॉर्डर आ जाएगा, आपका शिक्षण मशीन, पढ़ाने का मशीन जो होता है, स्मार्ट बोर्ड बोल सकते हो, वो आएगा। कंप्यूटर आएगा, वीडियो टेप आएगा, क्लोज्ड सर्किट आएगा, टेलीविजन आएगा। ये सारी चीजें जो है ये हार्डवेयर में आएंगी। ठीक है, इसमें क्या है? आदि विकसित करने के लिए इंजीनियरिंग सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर आधारित है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का यह दृष्टिकोण वैज्ञानिकों का उप उत्पाद और 20वीं शताब्दी का है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? हार्डवेयर का मतलब होता है टीवी, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसमें टीवी आएगा, टेप रिकॉर्डर आएगा, सारे मशीनरीज जो होते हैं वो आएगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के इस हार्डवेयर दृष्टिकोण के माध्यम से आधुनिक दृश्य श्रव्य उपकरणों पर जोर दे रही है। हार्डवेयर दृष्टिकोण शिक्षण की प्रक्रिया को यंत्रीकृत करता है, जिससे शिक्षक अधिक। हार्डवेयर से होता क्या है? हार्डवेयर से इसकी उपयोगिता अगर आपको क्वेश्चन में आया तो आप क्या लिखेंगे? हार्डवेयर का यूज आजकल शिक्षा के ये फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हो रहा है? तो एज ए स्मार्ट बोर्ड हो रहा है, कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। हम कंप्यूटर पे लगा करके बच्चों को समझाते हैं, स्मार्ट बोर्ड यूज किया जाता है, उसके थ्रू होता है। इस तरह से बहुत सारी नई जो टेक्नोलॉजी हो रही है, आ रही है, उसी में मशीनरी यूज करके हम लोग जो है बच्चों को वो समझा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह से ये योगदान हार्डवेयर की तरफ से जा रहा है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर आप समझते हैं क्या है? यह व्यवहार संशोधन उद्देश्यों के लिए मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों का उपयोग करता है। यह स्किनर और अन्य व्यवहारवादियों के अग्रणी कार्यों से उत्पन्न होता है। ऐसे प्रोग्राम जो इस तरह की तकनीक का उत्पादन करते हैं उन्हें अक्सर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। समाचार पत्र, किताबें, पत्रिकाएं। तो सॉफ्टवेयर का मतलब हो जाता है जिससे कि हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे कि हम लोगों को जो है एक तकनीक होता है जो तकनीक का उत्पादन करता है, उसको हम लोग एक प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम जो इस तरह की तकनीक का उत्पादन करते हैं उन्हें हम अक्सर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये आजकल जो व्यवहारवादी हैं, जो बिहेवियरिस्ट है, वो ज्यादा यूज करते हैं। उसमें स्किनर है और भी जो लोग हैं, फिलोसफर्स हैं, वो लोग करते हैं। अभी इसको शिक्षा में यूज कैसे किया जाता है? टीचिंग और अन्य शैक्षिक खेल आदि भी सॉफ्टवेयर का हिस्सा बन सकते हैं। सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण की विशेषता कार्य विश्लेषण, सटीक उद्देश्य लिखना, उपयुक्त शिक्षण रणनीति, चयन प्रतिक्रिया का तत्काल सुदृढ़ीकरण और निरंतर मूल्यांकन है। तथा कथित सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दृष्टिकोणों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। एक प्रकार से दोनों पौधे और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के बीच से जुड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इतना याद रख लीजिएगा। एक प्रकार से दोनों पौधे और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के बीज से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये दोनों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रभावों को अधिकतम करने के लिए साथ साथ चलते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर यही है कि एजुकेशन फील्ड को एनहेंस करने के लिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यूज किया जाता है और इससे एनहेंस हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शिक्षा का उपयोग। ठीक है,
शैक्षिक प्रौद्योगिकी का अर्थ अधिगम अनुभवों को अधिकतम करने के लिए, जो अधिगम का प्रोसेस है, जो अधिगम का एक्सपीरियंस है, उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए, एनहेंस करने के लिए सब प्रकार के आधुनिक माध्यमों, विधियों और सामग्रियों का उपयोग करना है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में एक तरफ विधियों और सामग्रियों के परीक्षण की पूरी प्रक्रिया और दूसरी ओर एक एकीकृत पूरे के रूप में प्रणाली का ये है शामिल है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है शिक्षा के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से ये योगदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी की चौक बोर्ड से लेकर कंप्यूटर तक विभिन्न तकनीक उपकरणों का उपयोग करती है। जैसे कि हम जानते हैं पहले हम लोग चौक बोर्ड ये सब का यूज करते थे, ये अभी भी यूज होता है, जिसको हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनल। लेकिन अब मॉडर्न टाइम में जो है ज्यादातर कंप्यूटर बेस्ड जो है टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है शिक्षा के फील्ड में भी, जिसमें से आप स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर, ये स्क्रीन, ये सारी चीजें जो है यूज की जाती है। इसमें किताबें, कागज और पेंसिल, नक्शे, ग्लोब, फिल्म प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, भाषा प्रयोगशालाएं, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टीवी, वीडियो टेप रिकॉर्डर और कंप्यूटर शामिल है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सभी दृश्य श्रव्य उपकरण शैक्षिक प्रौद्योगिकी के रूप में काम करते हैं। यहाँ पे दृश्य श्रव्य मतलब विजुअल ऑडियो उपकरण जो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी के रूप में माने जाते हैं। लेकिन ये श्रव्य दृश्य सामग्री शैक्षिक प्रौद्योगिकी का केवल एक पहलू है। इसे शैक्षिक प्रौद्योगिकी का हार्डवेयर पहलू कहा जाता है। लेकिन शैक्षिक प्रौद्योगिकी में शिक्षा के विभिन्न सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, तकनीकों और विधियों का उपयोग शामिल है। इसलिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी का दूसरा पहलू शिक्षण के नए तरीके, परीक्षण किए गए हैं और किए गए सिद्धांत और अभ्यास, नवाचार जैसे प्रोग्राम लर्निंग, माइक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग, ये शामिल है। क्योंकि अब शिक्षा में भी मॉडर्न टीचिंग आ रही है, मॉडर्न मेथड आ रहा है, तो ये सब यूज करने के लिए हम लोगों को इनकी जरूरत, श्रव्य दृश्य सामग्री की जरूरत पड़ती है, टीचिंग एड्स की जरूरत पड़ती है जो टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के इन पहलुओं को शैक्षिक प्रौद्योगिकी का सॉफ्टवेयर शैक्षिक प्रौद्योगिकी का सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण कहा जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों शैक्षिक प्रौद्योगिकी की अवधारणा का गठन करते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी एक वैश्विक प्रक्रिया है जो शिक्षा में हार्डवेयर और शिक्षा में सॉफ्टवेयर जैसे इन सभी घटकों की परिकल्पना करती है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट यूनिट से जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इम्पोर्टेंस, शिक्षा में इम्पोर्टेंस, शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्या होती है, जो आजकल एजुकेशनल चेंजेस आ रहा है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आ रही है, वो क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब आगे देखते हैं। अब देखिए जैसे कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी को जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इनके दृष्टिकोण को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, जो हम लोगों ने देखा। इसको और डिटेल में दिया हुआ है जो आप लिख पाएंगे एग्जाम में उस तरह से। लेकिन तो इस तरह से दोनों पार्ट जो है दोनों जो है वो सेम है। कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा मटेरियल मिल जाएगा नोट्स के लिए या फिर आपको याद करने के लिए। आगे देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो CIET है, जो उसमें क्वेश्चन भी है आपके सबसे लास्ट वाले यूनिट में, वो क्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो यह एक संस्थान है जो नई दिल्ली में स्थित है। याद रखिए वो कौन सा एक संस्थान है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, NCERT के तहत एक संस्थान है जो नई दिल्ली में स्थित है। यह मुख्य रूप से नवाचारों के विकास और स्कूली शिक्षा में विभिन्न मीडिया के उपयोगों से संबंधित है। इसमें प्रोग्राम्ड लर्निंग, एजुकेशनल टेलीविजन, इनोवेशन, प्रोडक्शन और इवेल्युएशन जैसी कई इकाइयां शामिल हैं। इसने विभिन्न राज्यों में सैटेलाइट निर्देशात्मक टेलीविजन प्रयोग के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन किया है। तो ये टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं इन सारी चीजों के लिए। याद रखिएगा जो
आप लोगों का लास्ट यूनिट में CIET करके क्वेश्चन है, उसका जो है यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये संस्थान सभी स्तर पर इसके सभी पहलुओं में शिक्षा से संबंधित है। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की शैक्षिक तकनीकों के माध्यम से शिक्षा में सुधार लाना है। ठीक है, ये इनका काम है। अब इनका प्रमुख काम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए 4-5 जो है CIET के काम है। ये 8 टोटल 8 पॉइंट्स है और ये CIET अपने इसके अकॉर्डिंग जो है काम करता है। अब यहाँ पे देखिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रकार, शैक्षिक प्रौद्योगिकी कितने टाइप्स के हैं ये है। तो सबसे पहले तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक, सिंक्रोनस और एनसिक्रोनस इसका नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रकारों में से पहले है हर दिन हो रहे नए आविष्कारों के कारण छात्र कक्षा में या बाहर सीख सकते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न संसाधनों की मदद से सीखना वो स्व आधारित हो सकता है। सिंक्रोनस लर्निंग और एनसिक्रोनस लर्निंग, अब छात्र दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों, आभासी कक्षाओं के माध्यम से ऑनलाइन सीख सकते हैं। ये जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी का है इसको हम बोलते हैं ऑनलाइन जो शिक्षा होता है, ऑनलाइन एजुकेशन जो होता है वो, या फिर डिस्टेंस एजुकेशन जो होता है उसमें इसको यूज किया जाता है। इसमें जरूरी नहीं होता है कि आपको स्कूल या कॉलेज जाने हैं, आप अपने घर में बैठ करके जहां भी हुए वहां से आप सीख सकते हैं। इसके लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, मोबाइल यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको जो अभी मटेरियल चाहिए उसके वो आपको यूज किया जाता है, या फिर आपको आपके एड्रेस पे जो है मटेरियल सेंड किया जाता है। जैसे इग्नो है, इग्नो सेंड करता है, जो भी डिस्टेंस मोड के एग्जामिनेशन है वो सारे के सारे सेंड करते हैं। तो इस तरह से ये जो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी का फर्स्ट प्रकार है, जिसमें कि इंसान अगर दूर है या फिर वो स्कूल कॉलेज नहीं जा सकता है तो भी सीख सकता है। ये फर्स्ट प्रकार हुआ। सेकेंड उसी के बारे में और लिखा हुआ है, तुल्यकालिक का अर्थ है वास्तविक में नहीं। सेकेंड है हमारा रैखिक सीखना। शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रकारों में लाइनर लर्निंग, इसको बोलते हैं लाइनर लर्निंग इंग्लिश में। लाइनर लर्निंग दूसरे नंबर पे है। लीनियर लर्निंग कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण CBT के बारे में है, जहां कार्यक्रम के बारे में जानकारी छात्रों के कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन पर भेजी जाती है। यह काफी हद तक किसी ऑनलाइन मैनुअल या किताब को पढ़ने जैसा लगता है। इसका उपयोग अक्सर स्थिर प्रक्रियाओं को पढ़ने में किया जाता है, जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करना। ये ऑनलाइन पढ़ाई टाइप की ही है, मतलब कि वो जो था उसमें फिजिकल आपको जाना नहीं है, आपके घर पे ही जो है कंप्यूटर के मेथड से माध्यम से या फिर आपको पोस्ट के माध्यम से मटेरियल मिल जाता था। ये जो होता है ये टोटली CBT होता है, ऑनलाइन होता है। इसमें आपको कोई भी मटेरियल आपके घर पे नहीं भेजा जाता है। इसमें आपको जो है मटेरियल जो भी दिया जाता है आपके फ़ोन पे, आपके कंप्यूटर पे, आपके टैबलेट पे दिया जाता है, एज अ सॉफ्टवेयर दिया जाता है जिसको आपको पढ़ना है। आपका बुक भी जो होता है ये सॉफ्टवेयर में होता है। लेकिन इसके पहले का जो था तुल्यकालिक अतुल्यकालिक, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें आपको फिजिकल मटेरियल दिया जाता है, बुक्स जो है दिए जाते हैं, भेजे जाते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है, लेकिन है वही कि आप लोग को कॉलेज स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, घर से आप पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए क्या क्या यूज़ किया जाता है। CBT पारंपरिक शिक्षा से अलग है क्योंकि कोई कक्षा पाठ्य पुस्तक या मैनुअल नहीं है। इसके बजाय वीडियो और एनिमेशन को CBT में शामिल किया जाता है। तो ये सारे CBT की पढ़ाई होती है। चलिए तीसरा हमारा है सहयोगात्मक, समझ में ही आ रहा है, सहयोग वाला है, हेल्पिंग वाला है। किसी अन्य व्यक्ति या समूह के साथ कुछ हासिल करने या कुछ करने के लिए काम करना, इसलिए सहयोगात्मक शिक्षा या एक साथ काम करके समूहों में कैसे सीखना है ये है। मतलब ग्रुप या टीम लर्निंग बोलिए वो है। इसको हम बोल सकते हैं टीम लर्निंग, ग्रुप लर्निंग। ये उस तरह से है जिसमें हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं, एक दूसरे का हेल्प करना सीखते हैं। ये सारी चीजें जो है इसमें होती है सहयोगात्मक में। तो 3 तरह के शैक्षिक प्रौद्योगिकी आपने देखा।
ठीक है, 3 तरह के होते ही हैं वो। अब हम लोग जो है नेक्स्ट में चलेंगे, नेक्स्ट यूनिट जो आपका टीचिंग से रिलेटेड था, टीचिंग टेक्नोलॉजी। शिक्षण से आप क्या समझते हैं? शिक्षण की कोई एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए तथा शिक्षण के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए, मतलब कि कॉन्सेप्ट को। शिक्षण का क्या अर्थ है, शिक्षण की प्रकृति, विशेषता और महत्व। इसमें से तीनों में से, चारों में से जो भी क्वेश्चन आए आपका आंसर यही होगा। यहाँ पे परिभाषा आपको लिया हुआ है। शिक्षण से आप क्या समझते हैं इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि इसके पहले का जो पेपर आपका हुआ है उसमें टीचिंग का डेफिनेशन दिया गया था, तो आप वो डेफिनेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों का जो है परिभाषा स्टार्ट किसके साथ हो रहा है, वो है फिलोसफर से, जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषा दी है। थॉमस एफ ग्रीन, इन्होंने क्या कहा है? शिक्षण मानवीय कार्यों का एक ऐसा उदाहरण है जिसका उद्देश्य कार्य करने की मानवीय क्षमता को बढ़ाना है। टीचिंग इज एन इंस्टेंस of human action aimed at enhancing the human capacity for action। तो ये थॉमस एफ ग्रीन का है। इसी तरह से केपी पांडे का भी है, इन्होंने भी टीचिंग का दिया, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है। आप चाहे तो दोनों लैंग्वेज में लिखिए, अदरवाइज आप एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं बताती हूँ, कभी भी किसी का डेफिनेशन लिखें तो कम से कम 3 से 4 फिलोसफर्स का लिखें। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए 5 लेकर आई हूँ, इसमें से कोई भी आप 4 लिख सकते हैं। बीओ स्मिथ का है, क्लार्क का है, रायबर्न का है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षण की धारणा, प्रकृति या विशेषता, ये 3 कॉन्सेप्ट आ जाए, नेचर आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक आ जाए। देख लीजिए, सुन लीजिए मेरी बात को ध्यान से। शिक्षण की कॉन्सेप्ट पूछ दे, नेचर पूछ दे, धारणा पूछे, प्रकृति पूछे, कैरेक्टरिस्टिक पूछे, विशेषता पूछे, आपको आंसर यही लिखना है। ये नहीं कि भाई प्रकृति पूछ रहा है तो आप क्या करें, ये तो कॉन्सेप्ट वाला मैम बताई थी, ये तो नहीं होगा। ये तीनों में से कोई भी पूछेगा, आपको लिखना है ये। सबसे पहला जो है, टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। इंटरेक्टिव प्रोसेस क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें शिक्षक और शिक्षक यानी टीचर और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन मतलब कि बोल सकते हैं कि आदान प्रदान, ठीक है, होता है। इन दोनों के मध्य में विशेष कार्य के लिए अंतर विनिमय होता है। शिक्षण आमने सामने वाली प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ फेस टू फेस एक्टिविटी। शिक्षण, देखिए आप लोग एक बात ध्यान दिए होंगे कि ये जैसे पॉइंट है, ये पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन इसका एलोब्रेशन आप देखेंगे तो ज्यादा नहीं किया है। यही मैं आप लोगों को बोलूंगी, जब भी इस तरह का क्वेश्चन लिखे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लिखने का ट्राई करें, इलोबरेशन ज्यादा ना करें, डीलिंग ज्यादा ना करें, 2 से 3 लाइन बहुत है, और लेकिन पॉइंट ज्यादा लिखें। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षण आमने सामने की होने वाली प्रक्रिया है, बस लिख दिया गया है। फिर शिक्षण में बहुत सी क्रियाओं की व्यवस्था होती है। शिक्षण बहुत सी क्रियाओं के मेल से संपन्न होती है। इन क्रियाओं में योजनाबद्ध और क्रमबद्ध से व्यवस्था की जाती है। जैसे प्रस्तुतिकरण होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर निर्देश देना होता है, फिर प्रोत्साहन देना, फिर श्यामपट का कार्य होता है, फिर पुनरावृत्ति होती है। तो ये एक प्रोसेस में कार्य होता है, एक के बाद सब होता है। चौथा आपका है जो विशेषता, शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ सोशल एक्टिविटी। शिक्षण में शिक्षक तथा छात्रों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षण को सामाजिक प्रक्रिया कहा गया है। बस इतना डीलिंग। शिक्षण एक उद्देश्यात्मक प्रक्रिया है। जो टीचिंग होती है उसका ऑब्जेक्टिव पहले से सेट किया जाता है, उद्देश्य बनाया जाता है, तो इसीलिए इसको उद्देश्यात्मक प्रक्रिया बोलते हैं। शिक्षक का अवलोकन और विश्लेषण किया जाता है, इसको जो है ऑब्जर्वेशन किया जाता है, इसका एनालिसिस किए जाते हैं, तो ये चीजें होती है। शिक्षण में से संप्रेषण कौशल का विकास होता है, कम्युनिकेशन स्किल का विकास होता है। टीचर स्टूडेंट से बात कर रहा है, स्टूडेंट टीचर से बात कर रहा है, तो बात करने की जो क्षमता होती है इसे कम्युनिकेशन बोलते हैं, तो वो स्किल जो है डेवलप होता है। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। अब तो ये प्रोफेशनल एक्टिविटी बन ही गया है, तो टीचिंग इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक को अपने विद्यार्थियों की प्रगति एवं विकास करने में सहायता मिलती है। हो गया, ये 8 पॉइंट है। यहाँ पे 8 पॉइंट को लिख लीजिएगा। यहाँ पे एक आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है, कारक। यह है फैक्टर। शिक्षण को, टीचिंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर है? सबसे पहले तो टीचर है। देखिए, जब भी आपको ना टीचिंग को प्रभावित करने वाले फैक्टर लिखना पड़े तो टीचिंग में कौन 2 लोग इंपॉर्टेंट होते हैं?
2 लोग, अब तो 3 लोग को इम्पोर्टेंस माना जाता है, इम्पोर्टेंट दिया जाता है। कौन है? एक तो टीचर, एक स्टूडेंट और एक करिकुलम। अब करिकुलम को भी इंक्लूड किया जाता है। बोला जाता है कि अगर करिकुलम सही नहीं रहेगा तो टीचर और स्टूडेंट क्या ही कर लेंगे। तो इसीलिए अब 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती है एक टीचिंग प्रोसेस में। टीचर, तो जब भी आपको कारक फैक्टर लिखना हो कि कौन कौन से फैक्टर जो है इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो इन तीनों के पर्सपेक्टिव से आप सोचिएगा। शिक्षक को क्या प्रभावित करेगा कि उसका जो काम है वो खराब हो जाए, स्टूडेंट को क्या प्रभावित करेगा, करिकुलम को क्या प्रभावित करेगा। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तो आपका तो पॉइंट मेरे ख्याल से 30 से 40 बन जाएगा। तो शिक्षक को प्रभावित करने वाला जो कारक है, सबसे पहले आ जाता है स्वास्थ्य, उसका हेल्थ। फिर उसके बाद आता है टीचर का दृष्टिकोण, इन्वायरमेंट, वातावरण, कक्षा का आकार, जो क्लासरूम का आकार है वो, दृश्य श्रव्य सामग्री, जो ऑडियो विजुअल टीचिंग ऐड होता है, टीचिंग ऐड भी आजकल यूज़ किया जाता है तो वो भी, फिर क्षमताएं दोनों की, टीचर की भी स्टूडेंट की भी, शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड जो यूज़ होता है, शिक्षण संसाधन, जो सोर्सेस यूज़ किए गए हैं टीचिंग प्रोसेस में, विद्यार्थी की प्रकृति, स्टूडेंट का जो है नेचर वो कैसा है। ये इस तरह से 9 यहाँ पे दिए हैं। अगर आप लिखना चाहें तो बहुत सारे लिख सकते हैं। यहाँ पे शिक्षक का ज्ञान, शिक्षक का बिहेवियर, शिक्षक का चरित्र, इसी तरह से बच्चे का, स्टूडेंट का चरित्र, स्टूडेंट की आप लिख सकते हैं स्टूडेंट की जो है मानसिक स्थिति, स्टूडेंट की शारीरिक स्थिति। इस तरह से अगर टॉप ये पॉइंट्स बनेगा तो बहुत सारा बन जाता है फैक्टर में। फिर करिकुलम पे भी आ जाएगा, करिकुलम बनाने वाले लोगों पे आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर बन जाते हैं। फिलहाल ये 9 आप लोग के लिए है। 9 को आपको एक एक 2 लाइन में डील कर देना है। अब आइए अवस्थाएं बात करते हैं, स्टेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 3 से 4 पेपर जो देख रही थी आप लोगों का, इस पेपर 3 का जो है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में निकाल रही थी, उसमें ये क्वेश्चन मुझे रिपीट मिला है। तो जब भी चरण पूछ दे, अवस्था पूछे, इंग्लिश में स्टेज बोलते हैं, स्टेजेस पूछ दे, तो उसमें आपको ये सारे लिखने हैं। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य केंद्र है, ठीक है, अधिगम। शिक्षण का, टीचिंग का मेन सेंटर पॉइंट क्या होता है, टीचिंग क्यों किया जाता है? लर्निंग के लिए, कि बच्चों को जो है लर्निंग हो। लर्निंग को प्रभावशाली बनाना, ठीक है। शिक्षण क्रियाओं को कुछ ना कुछ परिणाम प्रदर्शित करना ही होगा, अन्यथा यह केवल क्रियाएं बनकर रह जाएंगी। तो टीचिंग का मेन मोटो क्या होता है? जो बच्चों को लर्निंग करवाया जा रहा है, लर्निंग जो है सक्सेसफुल हो, उनको समझ में आए, जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आए। तो यही टीचिंग का जो है वो काम होता है। ये देखते हैं, जेम्स डंकन ने अपनी पुस्तक टीचिंग डिस्क्रिप्शन एनालिसिस में शिक्षण को 4 अवस्थाओं में बांटा है। इन्होंने, जेम्स डंकन ने कितनी अवस्थाओं में बांटा है? 4। पहला, पाठ्यक्रम योजना चरण। सबसे पहले टीचिंग में जो स्टेज होता है वो होता है करिकुलम बनाने के लिए, करिकुलम प्लानिंग, जो लेसन प्लान बोलिए वो बनाना। सेकेंड जो होता है मापन चरण, जिसमें इवेल्युएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। फिर हमारा जो थर्ड जो हो जाता है वो होता है अनुदेशन चरण। फिर उसके बाद 4th मूल्यांकन होता है। तो इस तरह से, पाठ्यक्रम होता है, ये जो होता है पाठ्यक्रम योजना, ये लेसन प्लान बनाना हो जाता है, ठीक है। सेकेंड हमारा होता है, यहाँ पे नंबरिंग में मिस्टेक है, वहीं पे मेरा ध्यान भी चला गया। सेकेंड हमारा होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब, मापन का मतलब क्या होता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को मेजर करें, हम अपने स्टूडेंट को एनालाइज करें कि एक्चुअली में उनको किस मेथड से जो है ये टीचिंग प्रोसेस करना है, किस मेथड से लर्निंग उनको देनी है। ये थर्ड हमारा हो जाता है अनुदेशन। 4th हमारा हो जाता है मूल्यांकन, जिसमें हम इवेल्युएशन करते हैं। तो ये जो है 4 स्टेजेस में ये प्रक्रिया चलती है। ठीक है, अभी थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखते हैं। शिक्षण के विभिन्न चरण हमें संगठनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इसके तहत हम शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं।
अब इनकी जो अवस्थाओं को बताया गया शिक्षण की क्रियाओं का, वो जो था वो जेम्स के अकॉर्डिंग था। अब जो मेन अवस्थाएं हैं, जो 3 अवस्थाएं बताई गई हैं जो कि सब लोग मानते हैं, वो ये है। वो जो आपको स्टेजेस बताए गए वो जो थे वो जेम्स के अकॉर्डिंग थे, और ये 3 अवस्थाएं जो हैं वो सभी लोग मानते हैं। एक्चुअली होता भी यही है जब आप जनरली सोचेंगे भी तो। इन इनको जो है 3 कैटेगरी में रख लिया गया है। पहला कैटेगरी क्या है? शिक्षण से पूर्व की अवस्था, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, मतलब पढ़ाने हम जाने वाले हैं उससे पहले क्या क्या प्लानिंग करते हैं वो। फिर दूसरा होता है शिक्षण अंतःक्रिया अवस्था, मतलब कि इंटरेक्टिव फेज, जब पढ़ाते रहते हैं पढ़ाने के दौरान। फिर थर्ड हमारा हो जाता है शिक्षण के बाद की अवस्था, पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसको आप इस तरह से अगर डेटा में बना करके देते हैं ना तो जो एग्जामिनी होता है काफी इंप्रेस होता है। तो मैं इसलिए यहाँ पे वैसे तो लिख तो दिया गया था, लेकिन मैं ये चाहती थी कि आपको पता चले कि आप इस तरह से डेटा में बना करके हिंदी इंग्लिश दोनों लिखिएगा तो थोड़ा इंप्रेशन अच्छा होगा। अब देखिए इस अवस्था में निम्नलिखित कार्य होते हैं। किसमें? सबसे फर्स्ट अवस्था जो है हमारा प्री टीचिंग फेज, प्री टीचिंग अवस्था। इसमें कौन कौन से जो है वो होते हैं? सबसे पहले इसमें कौन कौन से जो है कार्य आते हैं, इसमें क्या क्या करना पड़ेगा आपको। एक टीचर में आप एज अ टीचर जब काम कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या कौन कौन से क्रियाएं जो ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। सबसे पहले शिक्षण के उद्देश्य को निर्धारित करना, ऑब्जेक्टिव। जब भी आप जानते हैं कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसका सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, उद्देश्य बनाया जाता है, उसी उद्देश्य के तहत जो है काम होता है। तो इसमें आपको सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। फिर दूसरा आपको सब्जेक्ट जो टीचिंग एड्स होते हैं, जो आप जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, आप मान लीजिए एसएसटी पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें सॉइल मिट्टी पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें आप कुछ तो लेंगे टीचिंग एड्स। हो सकता है 10 तरह की मिट्टी का ही थोड़ा थोड़ा सा आप ये नमूना ले लें, तो वो टीचिंग एड आपको इकट्ठा करना पड़ता है, जिसको हम लोग पाठ्य सामग्री बोलते हैं। पाठ्य सामग्री के तत्वों को क्रमबद्ध करना, अब कौन सा पाठ्य सामग्री कब आपको यूज करना है ये इसको क्रमबद्ध करना ये भी जरूरी होता है, ये भी आप करेंगे। फिर उसके बाद जो हो जाता है शिक्षण की युक्तियों एवं प्रविधियों के संबंध में निर्णय, डिसीजन अबाउट टीचिंग स्ट्रैटेजी। आप टीचिंग स्ट्रैटेजी भी तो बनाएंगे कि कब कैसे आपको हर एक चीज को जो है यूज करना है, इम्प्लीमेंट करना है। फिर हमारा 5th में आ जाता है शिक्षण की युक्तियों का विस्तार, मतलब जो भी आपने माइंड में सोच के रखा है कि अच्छा मुझे ये चीज ऐसे समझाना है, ये स्ट्रैटेजी आपने बनाई, उस स्ट्रैटेजी को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है उसका विस्तार करेंगे आप। तो ये सारी चीजें हमें पढ़ाने से पहले करनी पड़ती है, इसीलिए इसको प्री टीचिंग फेज बोलते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट आंसर। अब हमारा आ जाता है इंटरेक्टिव फेज, मतलब जब हम पढ़ाते रहते हैं उस टाइम का। तो इंटरेक्टिव फेज में क्या 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 आएगा? इंटरेक्टिव फेज में आपका आ जाएगा कक्षा के आकार की अनुभूति। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि जो क्लास में आप पढ़ा रहे हैं वो क्लास का साइज क्या है और सारे के सारे बच्चे क्या ढंग से बैठे हैं, क्योंकि मान लीजिए ये शिक्षण अंतःक्रिया क्या होता है, इसमें आपने एंटर लिख किया और आप एंटर करके अपने क्लासरूम को देख रहे हैं, यही होता है। तो उसमें आप पहले सबसे पहले साइज देखेंगे, बच्चे ठीक से बैठे हैं या नहीं, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है क्या, ये सारी चीजें देखेंगे। छात्रों का निदान, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप जो है सॉल्व करेंगे, उनके प्रॉब्लम को जो है आप सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद है क्रिया तथा प्रतिक्रिया में निम्न बातों का समावेश, एक्शन एंड रिएक्शन को देखेंगे। फिर है उद्दीपन का चयन, सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली, जिससे कि बच्चे समझे। ऐसा नहीं है कि आप क्लास में गए जा करके जो आपने प्लान किया धड़ धड़ करके बोल दिए, हो गया खत्म, नहीं। आपको ये भी देखना है कि जो स्ट्रैटेजी आप बना करके लाए हैं, जो प्लानिंग करके, अगर वो ऑन टाइम काम नहीं कर रहा है तो उसमें आप कुछ ना कुछ उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कीजिए, स्टिमुली यूज कीजिए, जिससे कि बच्चे जो है एक्साइटेड हो। जैसे आप एक क्वेश्चन ही कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे आपको लग रहा है कि क्लास अब बोर होने लगा है, तो उसी बीच में से जो आपने पढ़ा है उसमें एक
क्वेश्चन आपने पूछ दिया कि अच्छा इसका आंसर बताओ, जो इसका आंसर बताएगा उसको मेरी तरफ से एक टॉफी। तो इस तरह का जो है स्टिमुली आपको बनाना पड़ता है, स्टिमुली के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। फिर उद्दीपनों का प्रस्तुतिकरण, किस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे, युक्तियों का प्रयोग, आप जो जो स्ट्रेटेजी बना करके लाए हैं उसका आप इम्प्लीमेंट करेंगे, युक्तियों का विस्तार करेंगे, जो उसमें आप विस्तार कर रहे थे थियोटिकली, अब यहाँ पे प्रैक्टिकल करना है। तो ये हुआ सेकेंड। थर्ड हमारा हो जाता है शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण, मतलब लास्ट। अब हमने पढ़ा, हमने पहले प्लानिंग कर ली, पढ़ाना क्या है हमने पढ़ा दिया। अब पढ़ाने के बाद हमें ये देखना है कि हमने जो पढ़ाया है, जो लर्निंग की है, उसमें उनको कितना समझ में आया है। शिक्षण के बाद की अवस्था मूल्यांकन से संबंधित होती है। बिना मूल्यांकन के शिक्षण अपूर्ण रहता है। इस अवस्था को मूल्यांकन अवस्था कहते हैं, इवेल्युएशन फेज कहा जाता है। इसमें अध्यापक विद्यार्थियों के व्यवहार का मापन करने के लिए उनसे मौखिक या लिखित प्रश्न पूछता है ताकि उनकी उपलब्धियों का सही मूल्यांकन हो सके। इस दृष्टि से मूल्यांकन पक्ष में सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनमें विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन तथा उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्णय हो जाता है। इस अवस्था में निम्नलिखित क्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये होती हैं पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यही है मूल्यांकन की विधियों का चयन जो हुआ था उसमें वही सब रहेगा। इंटर रिलेशनशिप विथ स्टेजेस में क्या क्या रिलेशनशिप है, ये पहला ये जो है प्री है, मतलब कि पढ़ाने से पहले पढ़ाने जाने से पहले का प्लानिंग, प्री टीचिंग फेज हुआ। ये जो है आपका हो जाता है अंतःक्रिया, मतलब कि आप गए हैं पढ़ा रहे हैं क्लास में वो, और उसके बाद ये तीसरा जो हमारा होता है वो मूल्यांकन। इस तरह से डेटा बना करके आप दिखा दे, रेखा चित्र बना करके, तो ऑफकोर्स एग्जाम में इम्प्रेस होंगे और आपको अच्छे मार्क्स देंगे। तो ये जरूर दिखा दीजिएगा। अब यहाँ पे एजुकेशन और इंस्ट्रक्शंस में डिफरेंस क्या है, शिक्षा और अनुदेशन में, ऐसे करके ना 3-4 डिफ्रेंसिएशन भी आए हुए हैं, तो उसको मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो हम देखेंगे एजुकेशन। शिक्षा एक व्यापक अवधारणा है, अनुदेशन एक संकुचित अवधारणा है। यह स्कूलिंग का एक अंग है जो कि स्वयं शिक्षा का एक अंग है। स्वरूप, नेचर, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह एक कृत्रिम प्रक्रिया है क्योंकि इसमें प्राप्त ज्ञान आरोपित ज्ञान होता है। शिक्षा व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। अनुदेशन ज्ञान प्रदान करने या किसी उपयोगी कौशल को सिखाने तक सीमित है। इंस्ट्रक्शन देने का मतलब क्या होता है, अनुदेशन का मतलब, इंस्ट्रक्शन देने का मतलब है कि आप किसी को कुछ करने के लिए गाइड कर रहे हैं ना, तो वो है ये। और शिक्षा में तो सब कुछ आ जाता है, अनुदेशन भी शिक्षा का ही पार्ट आएगा। फिर है पाठ्यक्रम। औपचारिक शिक्षा में निश्चित तथा अनौपचारिक शिक्षा में जो है वो निश्चित नहीं होती है, और यह अनुदेशन पाठ्यक्रम निश्चित होता है। तो ये हुआ डिफ्रेंसिएशन बिटवीन टू। आगे देखते हैं, इसमें और भी डिफ्रेंसिएशन है क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो 10 है, इसमें बताने का कुछ नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा और ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, इसको अच्छे से कीजिएगा। पॉइंट उसी तरह से, और जब भी डिफ्रेंसिएशन आपको लिखना हो तो आप इसी तरह से लिखिएगा, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्षेत्र में इसका आ जाएगा शिक्षा एक व्यापक प्रत्यय है, ट्रेनिंग जो है एक संकुचित अवधारणा है। इसी तरह से इनका दिया हुआ, इसमें समझाने वाली बात नहीं है। पॉइंट्स आप कितना लिखते हैं इसमें मार्क्स उस पर मिलता है। इसको भी मैं 7 पॉइंट्स लेकर आई हूँ, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब आइए शिक्षा एंड प्रतिपादन। शिक्षा एक व्यापक अवधारणा है, प्रतिपादन क्षेत्र सीमित है क्योंकि इस प्रकार की शिक्षा में केवल औपचारिक शिक्षा ही आती है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। इसमें भावात्मक पक्ष से संबंध होता है। प्रतिपादन शिक्षा का अर्थ है मस्तिष्क को धोना। शिक्षा का केंद्र बिंदु है बालक, और ये प्रतिपादन ज्ञान केंद्रित होता है। इसमें बच्चे हो बूढ़े हो इससे मतलब नहीं रहता है। तो इसमें भी देखिए 6 पॉइंट्स हैं, आप लोगों को हेल्प होगा प्रतिपादन और शिक्षा में। अब आइए आते हैं स्मृति पे, मेमोरी पे।
शिक्षण में स्मृति स्तर से आपका क्या अभिप्राय है? स्मृति स्तर के शिक्षण में विचार प्रक्रिया का प्रयोग, सबसे पहले तो स्मृति को आपको समझना कि मेमोरी क्या होती है, क्या है मेमोरी। तो स्मृति स्तर के शिक्षण में विचार प्रक्रिया का प्रयोग बहुत कम होता है। अधिकतर शिक्षक प्राय इसी तरह के शिक्षण को अपनाते हैं। मतलब हम ये ट्राई करते हैं कि बच्चे जो है ना लर्न कर ले, उनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो कि वो लर्न करके रख ले। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, ये प्रोसेस में बहुत कम होना चाहिए कि बच्चे लर्न करें, वो समझे और समझ करके वो अपने आप स्टोर हो जाए। इस स्तर के शिक्षण की प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को नवीन सूचनाएं तथा सूत्र तथा नियम इस प्रकार पढ़ाए जाते हैं कि वे उनको जुबानी याद कर ले या रट्टा लगा ले, ताकि जरूरत पड़ने पर वह उनको परीक्षा में पुनः याद कर सके और लिख सके। तो आप समझ सकते हैं कि रोट मेथड को फॉलो करवाने वाला एक स्तर है, एक लेवल है। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक का पूरा ध्यान रटाने की ओर होता है। वह शिक्षण में ऐसी विधियों का प्रयोग करता है जिनसे विद्यार्थियों को नवीन सूचनाएं तथा तथ्य, सूत्र, सिद्धांत तथा नियम रटने में सहायता मिले। इस प्रकार के शिक्षण में अवबोध की बजाय रटने को अधिक महत्व दिया जाता है। मतलब समझने के बजाय, समझाने के बजाय रटाने पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और करवाया जाता है। स्मृति स्तर का शिक्षण अपना महत्व रखते हुए भी अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में अधिक उपयोगी साबित नहीं हो पाता। इसका अधिगम में, लर्निंग में ये ज़्यादा उपयोगी क्यों नहीं साबित हो पाता? क्योंकि बच्चे समझते तो कुछ नहीं है, लेकिन डर के मारे वो रट लेते हैं और उनको समझ में नहीं आया। जो रटा हुआ रहता है, जिनका स्मृति स्ट्रांग होता है, जिनका मेमोरी स्ट्रांग रहता है, वो लिख लेते हैं। जो नहीं स्ट्रांग रहता है वो उनके दिमाग से स्किप कर जाता है, निकल जाता है। तो इससे बच्चे क्या बनते हैं? रट्टू तोता बन पाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, रट्टू तोता बन पाते हैं। तो इस तरह के अब एजुकेशन को, इस तरह की शिक्षा को जो है अब ज़्यादा फॉलो नहीं किया जा रहा है। लेकिन मीनिंग हमें लिखना पड़ेगा, आएगा तो शॉर्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब स्मृति स्तर के मुख्य गुणों या विशेषताओं को संक्षेप में लिखे। गुण या विशेषता, इसमें फायदा क्या है? तो इसमें क्या होता है कि इस स्तर का शिक्षण छोटे बालकों, छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। छोटे बालकों का मानसिक विकास कम होता है, वे केवल रटकर ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये कुछ विषयों की पाठ्य सामग्री ऐसी होती है जिससे समझना सरल नहीं होता, तो उसमें ये फायदेमंद है। इस स्तर के शिक्षण में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। स्मृति स्तर के शिक्षण में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो बोध स्तर तथा चिंतन स्तर से काफी अलग होता है। तो ये जो है 4 इसका पॉइंट है, इसके विशेषता है, गुण है। क्या अभिप्राय है? मीनिंग जो अभी हम लोग वहां पे डिस्कस करके आए हैं वही है। तो ये डेफिनेशन जब लिखने के लिए आएगा तो आप लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा देने वाले में से हैं J.S. रॉस और स्टाउट। स्मृति की परिभाषा लिखनी, ये मुझे मिला है 2019 के क्वेश्चन पेपर में स्मृति। तो ये हो सकता है कि आपको आ जाए, शॉर्ट में भी आएगा उसकी परिभाषा लिखने के लिए, या फिर आप क्या समझते हैं। तो इन दोनों फिलोसफर का भी लिखिएगा। अगर 8 नंबर में आता है तो 2 फिलोसफर 3 फिलोसफर लिखते हैं तो काफ़ी है, और फिर उसका मीनिंग लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण प्रतिमान क्या है, टीचिंग मॉडल क्या है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। शिक्षण प्रतिमान, जिसको टीचिंग मॉडल कहा जाता है, ऐसा प्रयास होता है जो शिक्षक को शिक्षण सिद्धांतों की ओर ले जाता है। टीचिंग का भी तो अपना प्रिंसिपल होता है ना, टीचिंग का भी कुछ अपना प्रिंसिपल होता है जिसको फॉलो करना चाहिए। तो ये टीचिंग मॉडल जो है वो उसी की तरफ हमें ले जाता है, हमें ये बताता है कि टीचिंग का ये सिद्धांत है, हमें ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए। फिर है ये प्रतिमान शिक्षण सिद्धांतों की रचना में वैज्ञानिक आधार तथा प्राथमिक सामग्री होते हैं। शिक्षण सिद्धांत के निर्माण में शिक्षण प्रतिमान प्रथम चरण होता है। यह एक स्वयं सिद्ध कल्पना होती है। हाइमन के विचार में शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के विषय में सोचने विचारने की एक विधि है जो वस्तु के अंतर्निहित गुणों को परखने के लिए आधार प्रस्तुत करता है। प्रतिमान किसी वस्तु को विभाजित तथा व्यवस्थित करके तार्किक रूप में प्रस्तुत करने की विधि है। ये एक तरह का विधि है। अब इसमें किनका किनका डेफिनेशन आया है तो आप यहाँ देख सकते हैं, B.R. जॉयस का है, N.K. जंगीरा का है, पाल डी ईगन का है। तो आपको 3 डेफिनेशन मिले हैं शिक्षण प्रतिमान के।
अब ये देखिए कहाँ कहाँ सहायक होते हैं। प्रतिमान अध्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने, अध्यापन लक्ष्यों को प्राप्त यानी कि टीचिंग के लक्ष्य को, टीचिंग ऑब्जेक्टिव को पाने में सहायक होता है। ये इसकी विशेषता है, याद रखिएगा। प्रतिमान शिक्षक को निर्देशन की सामग्री चयन करने तथा पाठ्यक्रम करने में सहायता करता है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि टीचिंग मॉडल होता क्या। टीचिंग मॉडल क्या होता है, इसमें जो है हम एक जो है प्लान बनाते हैं, हम एक प्लानिंग करते हैं जिसको हम लेसन प्लान भी अब बोलते हैं, लेकिन टीचिंग मॉडल उससे थोड़ा सा वाइड होता है, वास्ट होता है, जिसमें हम ये प्लान करते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है बच्चों को और उसके साथ क्या टीचिंग एड्स यूज करना है, कहाँ पे हमें पॉज लेना है, कहाँ पे हमें बच्चों से क्वेश्चन पूछना है, उसका वो अगर ये रिप्लाई देते हैं तो हमें क्या करना है। ये एक तरह का प्लानिंग किया जाता है, यही टीचिंग मॉडल होता है, लेकिन इसको थोड़ा वाइड लेवल पे, वास्ट लेवल पे किया जाता है, वो टीचिंग मॉडल है। ठीक है, तो शिक्षण प्रतिमान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित है जिसके कारण तथ्यों का आपस में मिश्रण नहीं होने देते। यह शिक्षण प्रतिमान वातावरण को निर्धारित करते हैं जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को अनुक्रिया करने के लिए पर्यावरण स्थिति के अनुकूल बनाते हैं। जो सिचुएशन, जो इन्वायरमेंट रहता है उसी के अकॉर्डिंग जो है टीचिंग मॉडल तैयार किया जाता है, जिससे कि बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो लर्निंग में और उनको उससे हेल्प मिले। ठीक है, शिक्षण प्रतिमान पाठ्यक्रम को स्वरूप प्रदान करते हैं। टीचिंग मॉडल जो है, जो करिकुलम बनाया जाता है उसको भी एक तरह से हेल्प करते हैं। शिक्षण प्रतिमान के द्वारा अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच अच्छे संबंध हो और अंतःक्रिया का निर्माण होता है। प्रतिमान शिक्षक के व्यक्तित्व को गुणात्मक उन्नति करने में सहायक सिद्ध होते हैं। शिक्षण प्रतिमानों में विद्यार्थियों की रुचियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण प्रतिमान विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। यह एक निश्चित प्रक्रिया है। इस तरह से 10 विशेषता है शिक्षण परिमाण की, टीचिंग मॉडल की, प्रतिमान। ठीक है, अब देखिए इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके एलिमेंट्स है स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो संरचना की जाती है, कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन से तत्व यूज किए जाते हैं। फिर इसका उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। फिर इसके साथ सपोर्ट सिस्टम, फिर इसके साथ सोशल सिस्टम, कौन कौन सा सिस्टम यूज करना है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन, प्रयोग में वह उनका मूल्यांकन। जैसे कि मैं बता रही थी, टीचिंग मॉडल बनाते समय इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, ये सारी चीजें उनको हेल्प करती हैं। संरचना क्या होता है, यहाँ पे आपको डील भी किया हुआ है। इस तरह से आपको पूरे पॉइंट्स आपको डील किए हुए मिलेंगे जिससे आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका कोई भी पार्ट में छोड़ी नहीं हूँ, पूरा आपको यहाँ से मिल जाएगा, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। इसको आपको पूरा 6 पॉइंट्स मिलेगा। ठीक है, पूरा यहाँ तक है 6 पॉइंट्स। इसको मैं ऊपर करूँ, यहाँ तक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रही हूँ, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं अटेनमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ अटेनमेंट क्या है, समप्रत्यय क्या है, समप्रत्यय उपलब्धि या प्रत्यय निष्पत्ति का अर्थ क्या है। समप्रत्यय उपलब्धि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट द्वारा विद्यार्थी वातावरण के विभिन्न पदार्थों में समानताएं, उनमें संबंध स्थापित करना सीखते हैं। जैसे जो उनको जो इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसमें इसका रिलेशन इससे हुआ, अच्छा अभी बारिश हुई, अच्छा अभी जो है हवा चलने लगी, फिर बादल आ गए, फिर उसके बाद बारिश हो रही है। तो एक दूसरे से बच्चे जो हैं वो उन लोगों का कनेक्शन जो है, रिलेशन जो है ढूंढने लगते हैं और ये चीजें उनका दिमाग जो है खुलता है, उनका कॉन्सेप्ट जो है बढ़ता है। यही होता है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट। वो मतलब एक, जैसे कि अगर किसी को बोलता है बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है, अगर किसी को आप बोल रहे हो तो ठीक है बारिश ही हो रही है, ठीक है बारिश हो रही है, लेकिन वही बच्चा और बोले कि अरे नहीं बारिश, पता है बारिश होने से पहले ना हवा चली, उसके बाद से जो है बादल आए, फिर काले काले बादल आए, फिर बारिश हुई है। तो इससे बच्चों के माइंड में कॉन्सेप्ट रेडी हुआ कि अच्छा बारिश होने से पहले ये प्रोसेस होते हैं, और उन लोगों ने उसको इंटर रिलेट किया, उसको उसमें रिलेशन बताया। ये होता है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट। ये मैं आपको समझा के ऐसे बोल रही हूँ, बुकीज लैंग्वेज में थोड़ा सा अलग है, लिखने के टाइम में आप ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट तभी होगी जब संबंधित संप्रत्यय इस प्रकार की उपलब्धि के लिए हमारे सामने होंगे। अतः संप्रत्यय निर्माण की क्रिया संप्रत्यय उपलब्धि से पहले घटित होनी अति आवश्यक है।
अब यहाँ पे किसका किसका दिया हुआ है, तो ब्रूनर का दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में आपका ब्रूनर का ही पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन 2019 का है। इसमें है कि इस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य आगमन तर्क इंडक्टिव रीजनिंग पर होता है, संरचनात्मक सिनेटिक्स पे होता है, संरचना पे होता है। ये ब्रूनर का दिया हुआ है। इनके अकॉर्डिंग सामाजिक प्रणाली होती है, जो हम लोग देख रहे थे, मूल्यांकन प्रणाली होती है, समप्रत्यय या कॉन्सेप्ट अटेनमेंट की विशेषताएं, समप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान अज्ञात प्रत्यय से परिचित कराने का अच्छा तरीका है। मतलब कि अगर बच्चे को किसी चीज का कोई नॉलेज नहीं है, तो जब आप रिलेशन इस तरह से बना करके एक स्टोरी की तरह बताते हैं तो उनको अच्छे से समझ में आता है, नॉलेज उनको दिमाग में जो है बैठ जाता है। इस प्रतिमान का प्रयोग केवल उन परिस्थितियों में ठीक रहता है जहां उदाहरणों के आधार पर संप्रत्यय को सीखने और समझने की चेष्टा की जाए। यहाँ पे एग्जाम्पल्स ज़्यादा मायने रखते हैं, एग्जाम्पल जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उन्हीं के आधार पर जो है संप्रत्यय को समझाया जाता है। जिस विषय सामग्री में संप्रत्यय शिक्षण की बात की चर्चा ही ना हो, वहां पर संप्रत्यय उपलब्धि प्रमाण का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये हुआ संप्रत्यय। अब देखिए यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्वेलन, इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। कभी कभी ना ब्रेन स्टॉर्मिंग ही हिंदी में भी लिख करके आता है, आपको मस्तिष्क उद्वेलन नहीं लिखेगा। 2019 वाले क्वेश्चन में मस्तिष्क उद्वेलन नहीं लिखा हुआ। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, हिंदी में भी यही लिखा हुआ था, तो याद रखिएगा ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है। मस्तिष्क उद्वेलन, मस्तिष्क विप्लव क्या है, ये एक तरह का जो है मेथड होता है। एक्चुअली मैं बताऊंगी कि ये एक मेथड होता है जिसमें स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, उनको उनकी लर्निंग अच्छी करने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें बताया गया है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग चिंतन या सृजनात्मकता को विकसित करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। मतलब बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाने का एक अच्छा मेथड है। मस्तिष्क उद्वेलन की मुख्य धारणा यह है कि एक व्यक्ति की तुलना में व्यक्तियों का समूह अधिक विचार प्रस्तुत कर सकता है, और ये हमेशा एक ग्रुप में होता है। एक ग्रुप को आप बना लिए, वहां पे प्रॉब्लम आप दे देंगे और वो लोग सोचेंगे। जहाँ पे सोच चिंतन ज्यादा होता है, जहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी को ज्यादा यूज किया जाता है, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग है। तो इस विधि के अंतर्गत ऐसे साधनों का प्रयोग किया जाता है जो विद्यार्थियों में चिंतन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हलचल पैदा कर दे, उसे अभिप्रेरित कर देते हैं। यह विधि समस्या केंद्रित, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के सामने एक जटिल समस्या प्रस्तुत की जाती है तथा इस समस्या के संबंध में विद्यार्थियों को एक समूह बैठाकर विचार विमर्श करता है, चिंतन करता है, विश्लेषण करता है और अंत में संश्लेषण सिंथेसिस के माध्यम से उस समस्या का हल निकालने का प्रयत्न करते हैं। इसके बाद विद्यार्थी खुद ही अध्यापक के मार्गदर्शन में उसका मूल्यांकन करते हैं। इसमें क्या होता है, एक ग्रुप बनाया जाता है, उस ग्रुप में एक प्रॉब्लम दे दी जाती है। प्रॉब्लम छोटी मोटी नहीं, अच्छी प्रॉब्लम दी जाती है, अच्छा सा बोलते जटिल प्रॉब्लम दी जाती है। अब वो ग्रुप जो है बैठ करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगा। पहले तो उसके जो है कारण पे जाएगा कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आई है, फिर उसके बाद से वो धीरे धीरे एक स्टेप पे जाएगा और उसके बाद सारे स्टेप्स को सिंथेसिस करेगा, जोड़ेगा और उसके बाद से जो है उसका सॉल्यूशन निकालेगा। सॉल्यूशन निकालने के बाद फिर से टीचर के पास जाएगा और टीचर जो गाइड करेंगे कि अच्छा तुमने यहाँ गलती कर दी, ये गलत था, ये सही था, या बहुत अच्छा किया है, तो उसके बाद मूल्यांकन किया जाएगा। ये होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग। मेरे ख्याल से तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक बहुत अच्छा मेथड है जिसमें बच्चों में बहुत सारी चीज़ों का विकास होता है। सबसे पहले तो ठीक है, वो लोग में चिंतन जो प्रक्रिया होती है वो ज़्यादा होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, खुद से समस्या निकालना वो सीखते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो टीम में काम करना सीखते हैं और टीम के सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना सीखते हैं, अपनी बातों को रखना। ऐसे तो हम अकेले में बहुत बड़बड़ा लेते हैं, लेकिन जब हम 10 इंसान के पास, 10 लोगों के पास जाते हैं तो उस समय हम क्या सोचते हैं ये हम आगे नहीं रख पाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम होती है, एक हेजिटेशन प्रॉब्लम होती है, वो दूर होता है बच्चों में से।
मैं अपने स्कूल में अपने स्टूडेंट्स के साथ ये हमेशा ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला करते रहती हूँ, तो मुझे पता है कि काफ़ी यूज़फुल है और ये हर एक टीचर को जानना चाहिए मेथड, क्योंकि स्टूडेंट्स के बहुत सारे प्रॉब्लम इससे दूर होते हैं। चलिए आइए विशेषता देखते हैं। यह विधि मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है, साइकोलॉजी पे आधारित है। यह विद्यार्थियों को चिंतन तथा समस्या समाधान के क्षेत्र में उत्साहित करती है। मस्तिष्क के उद्वेलन यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि छात्रों की सृजनात्मकता की क्षमताओं को बढ़ाती है। यह विद्यार्थियों को स्वतंत्रता पूर्वक सोचकर निष्कर्ष को प्राप्त करना सिखाती है, जो लोकतंत्रात्मक समाज के लिए अत्यंत लाभदायक है। प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो निकालते हैं, लेकिन फ्रीली निकालते हैं, खुद से सोच के निकालते हैं। उसमें ना ही टीचर्स का ना ही किसी भी एल्डर का जो इंटरफेरेंस नहीं होता है। यह ज्ञानात्मक तथा भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होती है। इस विधि के द्वारा सामूहिक चिंतन तथा विचार विमर्श द्वारा अच्छे विचार सामने आते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के द्वारा शिक्षार्थियों में सामूहिकता की भावना की उत्पत्ति होती है, जो मैं आपको बोल रही थी, टीम वर्क करना बच्चे सीख जाते हैं। तो ये 7 विशेषताएं हैं। अब यहाँ पे है इसकी कमियां और इसके दोष ब्रेनस्टॉर्मिंग के। सबसे पहले हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के सफल संचालन के लिए योग्य शिक्षक का, जो टीचर करवा रहा है ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसका जो है कैपेबल होना जरूरी है। उसको पता होना चाहिए कि ब्रेनस्टॉर्मिंग को कैसे यूज करना है, कैसे रूल्स जो है बच्चों को समझाने हैं और किस तरह से वहां से आउटपुट आना चाहिए। तो ये टीचर का यहाँ पे योग्य होना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा है ब्रेनस्टॉर्मिंग कुशाग्र बुद्धि वाले शिक्षार्थियों द्वारा मंद बुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किए जाने की संभावना रहती है। तो ये भी टीचर पे डिपेंड करेगा। जब वो ग्रुप बना रहे हैं तो ऐसा ग्रुप ना बनाए कि एक तो एकदम इंटेलिजेंट स्टूडेंट और एक जो है एकदम ही चुप रहने वाले स्टूडेंट को ग्रुप में डाल दे। ग्रुप बनाते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसमें किस ग्रुप में जो है कैसे स्टूडेंट्स है। कहीं ऐसा ना हो कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो है, जो थोड़े से लो लर्नर होते हैं, उनको जो है वो दबा दे। तो ये चीज़ों की संभावना होती है, लेकिन अगर योग्य टीचर वहाँ पे रहे तो ऐसा नहीं हो सकता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग केवल उच्च स्तर की कक्षाओं में उपयोगी है। हाँ, ये प्राइमरी क्लास में पॉसिबल नहीं है, ये हायर क्लास के लिए है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में शर्मीले शिक्षार्थी सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाते। इसमें यहाँ पे ये इसका वीक पॉइंट लिखा है। मैं ये बोलूँगी कि शर्मीले भाग नहीं ले पाते, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो बच्चे बहुत हेजिटेट करते हैं, बोल नहीं पाते हैं, बार बार ये प्रक्रिया और ये चीज़ें मेथड दोहराते रहने पे उनमें से वो हेजिटेशन खत्म हो जाता है। वो आप बोलिए कि हैबिचुएटेड हो जाते हैं। उनको पता है कि अरे तो डेली मैम आकर के यही चीज करेंगी, अब आज नहीं बोलेंगे, कल नहीं बोलेंगे, 3 दिन नहीं बोलेंगे, 4 दिन नहीं बोले, चौथे दिन से 5वें दिन से तो उनको बोलना पड़ेगा। तो वो हेजिटेशन खत्म भी होता है बार बार रिपीट करने से, क्योंकि ये मेरे सामने की बात है इसलिए मैं बोल रही हूँ। चलिए, तो ये सही बात है, शर्मीले लोगों के लिए तो ये चीज है नहीं। शिक्षक द्वारा पक्षपातपूर्ण प्रोत्साहन की संभावना रहती है। अब यहाँ पे बहुत हो जाता है कि अगर टीचर ने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे कि सारे बच्चे सहमत नहीं हैं, तो कुछ बच्चों के मन में ये चीज़ें बैठ जाती है कि जो टीचर है वो पार्शियल है, जिससे शिक्षार्थियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है, जिससे कि कुछ स्टूडेंट्स पे निगेटिविटी जो है आ जाती है और फिर वो नहीं चाहते हैं पार्टिसिपेट करना और वो उतने मन से, उतने एफर्ट से नहीं कर पाते हैं। तो ये इसकी सीमाएं और कमियां हुई। इसका प्रयोग, उचित प्रयोग क्या है? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रयोग केवल योग्य शिक्षक द्वारा ही किया जाना चाहिए। ये प्रयोग वही है जो वहाँ पे लिखा हुआ था, उसी का 5 है जिसको हम सुधार करके लाए हैं। ये सुझाव है। आगे देखते हैं। अब आते हैं मैथोलॉजी में कौन कौन से मेथड जो है वो यूज किए जाते हैं टीचिंग में। वो क्वेश्चन था एक, तो भाषण विधि सबसे पहले लेक्चर मेथड। देखिए ये यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ से ला रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन आपका जो आएगा कि शिक्षण क्या है, शिक्षण विधियों में आप शिक्षण विधियों को लिखिए। तो उसमें सबसे पहले लेक्चर मेथड आएगा। इस तरह से आप और भी मैं मेथड लेकर आएंगे, वो सारा लिख देंगे। लेकिन बाय द वे ऐसा भी हो सकता है कि लेक्चर मेथड जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, आपको 8 नंबर वाले में आ जाए, तो आपको डायरेक्टली यही उठा करके लिखना है, फिर आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है।
और मैं जो 3-4 पेपर जो चूज की हूँ और जो मैं देख रही थी प्रीवियस का क्वेश्चन बैंक से, उसमें मुझे ये शॉर्ट में ही मिला है, लॉन्ग में नहीं मिला है, इसीलिए इसको मैं ऐसे लेकर आई। ठीक है, लेक्चर मेथड। किसी भी विषय के अध्ययन के लिए दो मुख्य उद्देश्य होते हैं, ज्ञान और धारणाओं की प्राप्ति, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट, और दूसरा क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स एंड स्किल। कोई भी जब का टीचिंग का प्रोसेस होता है उसमें यही रहता है कि जो नॉलेज हो वो मिले, और जो भी जो पढ़ाया जा रहा है उसका कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो, और बच्चों में जो है स्किल्स डेवलप हो, और उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर जो है वो चेंज हो। भाषण विधि पहले उद्देश्य की पूर्ति करती है। शिक्षा जगत में भाषण विधि व्यापक रूप में प्रयोग में लाई जाती है। शिक्षार्थियों द्वारा इस विधि की कई आलोचना पर भी इस विधि का किसी न किसी प्रकार से शैक्षिक संस्थाओं में व्यापक रूप से प्रयोग हो रहा है। स्टूडेंट्स इसका जो है वो विरोध करते हैं भाषण विधि को, लेक्चर मेथड को, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ टीचर एक्टिव रहता है, बच्चे एक्टिव नहीं हो पाते, उनको सिर्फ सुनने का काम रहता है, तो इसीलिए बच्चे जो है इसका विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी इसको यूज किया जाता है। यह बात अलग है कि भाषण के साथ साथ अध्यापक कुछ सहायक सामग्री जैसे चार्ट, रेखाकृत आदि का प्रयोग करता है या नहीं। शिक्षा जगत में भाषण पद्धति व्यापक रूप में प्रयोग की जाती है। जहाँ इस पद्धति के बहुत से लाभ हैं, वहाँ बहुत सी हानियां भी हैं, और लगभग सभी शिक्षार्थी भाषण पद्धति की कड़ी आलोचना करते हैं, परंतु इस पद्धति की कितनी भी आलोचना कर ली जाए फिर भी इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। अब जब जैसे विद्यार्थी इसकी आलोचना करने लगे, इसका विरोध करने लगे, तो उसमें थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचर्स जो है टीचिंग एड्स यूज करने लगे, कुछ जो शिक्षण सामग्री होती है वो यूज करने लगे, ताकि बच्चों का अट्रैक्ट हो पाए और उनका ध्यान बना रहे। वैसे ये विधि जो है वो हायर क्लास में ही यूज होता है, प्राइमरी में, प्री प्राइमरी में यूज नहीं होता है, इतना तो है इसको, लेकिन हायर में यूज किया जाता है। अब आया प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। विद्यार्थियों को कक्षा में कुछ क्रिया करके दिखाने की पद्धति प्रदर्शन विधि कराती है। इसमें स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेट करना रहता है, तो इसमें स्टूडेंट्स एक्टिव कहलाते हैं। यह विधि भाषण और प्रदर्शन विधि के गुणों से युक्त होती है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक कक्षा में प्रयोग करके दिखाता है और बीच बीच में प्रश्न पूछता है। इसमें सभी छात्र छात्राएं सक्रिय होकर भाग लेते हैं। यह विधि समाज अध्ययन विषय के प्रकरणों के लिए शिक्षण के लिए बहुत सशक्त है। इसकी विशेषता क्या है, प्रदर्शन सरल और धीमी गति से होती है। छात्रों द्वारा समस्या उत्पन्न करवाकर समाधान किया जाता है। बच्चों से इसमें जो है टाइम टू टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, उनसे उनको प्रॉब्लम दी जाती है, फिर समस्याएं को समाधान करवाई जाती है, ये सारी चीजें होती है। सभी सावधानियों का ध्यान रखा जाता है। इस विधि में सभी छात्र छात्राओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब आइए प्रदर्शन विधि के गुणों का वर्णन, मतलब इसमें गुण क्या है। तो इसमें क्या है, साइकोलॉजिकल मेथड यूज होता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों को किसी बात की कल्पना नहीं करनी पड़ती, बल्कि उन्हें ठोस चीजें तथा जीवित नमूने दिखाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप वे पढ़ने लिखने की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने लगते हैं। अतः इसमें विज्ञान की प्रति उनकी रुचियों की प्रेरणा मिलती है। दूसरा क्या है, कीमती उपकरण, कॉस्टली एपरेट्स। तब यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है जब उपकरण कीमती और कोमल हो। फिर उसके बाद तीसरा है खतरनाक प्रयोगों में उपयोगी। ये जो स्पेशली साइंस में कुछ ज्यादा डेंजरस एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो उसमें काफी उपयोगी होता है ये। खर्चीला, कम खर्चीला होता है, समय की बचत होती है, क्रियाओं पर आधारित होता है, प्रैक्टिकल होता है, ये एक्टिविटीज बेस्ड होते हैं, यूजफुल फॉर एवरीवन होता है, इससे बच्चों को ज्यादा समझ में भी आता है। तो ये हो गए प्रोजेक्ट में ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के आपके बेनिफिट। अब आइए टोली शिक्षण क्या है। ये क्वेश्चन एक जगह मुझे मिल गया तो मैं सोची ले लेती हूँ, मैं भी शॉर्ट में आ जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं टीम टीचिंग। ये क्या होता है, टीम टीचिंग टोली शिक्षण प्रवृत्ति का विकास सर्वप्रथम अमेरिका में 1950-60 में हुआ। इंग्लैंड में यह प्रवृत्ति 1960 में पहुंची। यहाँ पर जे फ्रीमैन ने इसका विकास किया। सबसे पहले हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 1955 में इसका प्रयोग किया गया। शिकागो विश्वविद्यालय में फ्रांसिस शेज ने इस प्रवृत्ति का प्रयोग बहुत ही प्रभावशाली ढंग से किया।
इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में सेना के प्रशिक्षण के लिए भी किया गया। भारत में इस प्रवृत्ति से परिचित तो सभी है, लेकिन इसकी सफलता संदेह के घेरों में है, क्योंकि उतनी ज्यादा प्रयोग नहीं की जाती। टोली शिक्षण को विभिन्न व्यक्तियों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया। डेविड वॉरिक के अनुसार टोली शिक्षण व्यवस्था का एक स्वरूप है जिसमें कई शिक्षक अपने स्रोतों, अभिरुचियों तथा दक्षताओं को एकत्रित करते हैं और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अध्यापकों की एक टोली द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वे स्कूल की सुविधाओं का समुचित प्रयोग करते हैं। यह है टोली शिक्षण, टीम टीचिंग जिसको बोलते हैं, जो इंडिया में उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। अब आइए द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ई लर्निंग को देखते हैं। ई लर्निंग क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग से अभिप्राय है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। अध्यापक और विद्यार्थी में अंतःक्रिया करने के लिए ऑनलाइन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें आमने सामने व्यक्तियों की अंतःक्रिया नहीं होती। ई लर्निंग का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। अगर आज से 2 साल 3 साल पहले ई लर्निंग की बात होती थी तो लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता था, लेकिन कोरोना के बाद तो आई डोंट थिंक कि किसी को कंफ्यूजन है। सबको पता है कि ई लर्निंग क्या है। ऑनलाइन क्लासेस जो लिए जा रहे हैं हर जगह पे, तो एक छोटे से छोटे बच्चों को ई लर्निंग पता चल चुकी है। तो ई लर्निंग वही होता है, इसमें फेस टू फेस क्लास नहीं होता है। इसमें जो क्लास जो होता है ऑनलाइन होता है, जिसमें टीचर कहीं और बैठा रहता है, स्टूडेंट कहीं और बैठा रहता है, लेकिन लर्निंग की प्रक्रिया चलती रहती है। कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यूज करते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन में यूज होता है। व्यापार क्षेत्र में भी मूल्य प्रभाव, कॉस्ट इफेक्ट के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण के रूप में। शैक्षिक वेबसाइट में, मतलब कि जो अभी हम लोग यूट्यूब पे कर रहे हैं, ये भी है ई लर्निंग। कंप्यूटर का शिक्षक प्रयोग करते समय ये सारे के सारे ई लर्निंग में जो है प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग होता है। ई लर्निंग औपचारिक और अनौपचारिक होती है। इसमें इंटरनेट का प्रयोग होता है तथा लैन और वैन नेटवर्क प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ लोग ई लर्निंग के लिए ऑनलाइन अधिगम, ऑनलाइन लर्निंग का शब्द प्रयोग करते हैं। ई लर्निंग के लिए ऑनलाइन लर्निंग का प्रयोग किया जाता है। ई लर्निंग औपचारिक, ठीक है। रोजनबर्ग, यहाँ पे देखिए रोजनबर्ग का दिया हुआ है। रोजनबर्ग के अनुसार ई लर्निंग का अभिप्राय है इंटरनेट तकनीक के ऐसे उपयोग जिनके द्वारा ज्ञान और क्षमताओं में वृद्धि के विभिन्न रास्ते खुल जाए। ई लर्निंग की विशेषता क्या है? सबसे पहला है कि टू मेक लर्निंग प्रोग्राम इफेक्टिव। जो लर्निंग प्रोग्राम है उसको इफेक्टिव बनाना, प्रभावशाली बनाना, ठीक है, ये काम हुआ। दूसरा है लचीली और ज्ञानपूर्ण शिक्षण विधियां, फ्लेक्सिबल एंड नॉलेज पैक्ड टीचिंग मेथड्स, जिसमें कि बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आए। मूल्यांकन में शीघ्रता, क्विक इवेल्युएशन करने में जल्दी हो जाता है क्योंकि ऐप इसमें यूज होता है बहुत सारे, तो फटाफट जो है इवेल्युएशन हो जाता है। ज्ञान प्रबंधन है, नॉलेज मैनेजमेंट है। ई लर्निंग द्वारा ज्ञान का प्रबंधन संभव होता है। इस प्रणाली द्वारा अधिगम के उद्देश्यों को स्थापित करने के साथ साथ उन उद्देश्यों की प्राप्ति में अर्जित प्रगति को मापा जा सकता है। 5th नंबर क्या है? लर्निंग ऑफ कन्वीनियंस। इसका मतलब ये होता है कि सुविधाजनक लर्निंग होता है। इसमें किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, जहाँ पे बैठा है वहां से सीख सकता है। किसी को सिखाने के लिए भी जाने की जरूरत नहीं होती है। तो जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, इन सब का प्रयोग किया जाता है। किसी तकनीकी की प्रणाली नहीं है, नॉट अ सिस्टम सब सिस्टम ऑफ एनी टेक्नोलॉजी। ई लर्निंग किसी तकनीकी की प्रणाली नहीं है। अधिक विस्तृत संप्रदाय, मोर कॉम्प्रहेंसिव कॉन्सेप्ट। ई लर्निंग संप्रदाय में कंप्यूटर, वेब तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ये 7 विशेषताएं हैं ई लर्निंग की। अब इसकी 200 सीमाएं देख ले। लैक डायरेक्ट इंटरेक्शन, सबसे पहले तो यही होगा कि जो फेस टू फेस में इंटरेक्शन होता है वो नहीं हो पाता है, तो उसमें कमी आती है, उसका अभाव रहता है। उस पे जो है इसका फायदा भी बच्चे बहुत तरीके से उठाते हैं। आधुनिक सुविधाओं का अभाव, लैक ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज। फिर है लैक ऑफ एफिशिएंसी। ई लर्निंग विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इंटरनेट, कंप्यूटर तथा वेब टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की कुशलता रखते हैं, तभी ई लर्निंग का वे लाभ उठा पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है कमियां हैं इसकी ई लर्निंग की। चलिए
इसमें है एडमिनिस्ट्रेशन नेग्लेंस, ये भी है कि ज़्यादा जो है प्रशासन इसमें एक्टिव नहीं है, इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ये है। निगेटिव एटीट्यूड है लोगों का ई लर्निंग के प्रति, शिक्षण प्रशिक्षण का अभाव है, इसमें टीचर को ट्रेनिंग देने की जरूरत है तो उसका भी अभाव है। तो ये 6 जो है इसकी कमियां हैं। एक्चुअली इसकी कमियां नहीं, हमारी कमियां हैं जिसको हम लोग इफेक्टिव रूप से यूज नहीं कर पाते हैं। अब आइए आते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में, निर्मितवाद से आप क्या समझते हैं इसमें, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। निर्मितवाद के सिद्धांत का वर्णन करें, ये 2 तरह के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले देखेंगे संज्ञान, ज्ञान होने की प्रक्रिया होता है, इसमें चिंतन, समझ, प्रत्यक्षण, स्मरण करना, समस्या समाधान करना, ये सारी चीजें आती हैं। मानसिक क्रियाएं आती है। आइए देखते हैं, अवधारणा से स्टार्ट करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम करता मतलब जो लर्नर है, अपने ज्ञान का निर्माण अपने वातावरण के साथ मतलब कि इन्वायरमेंट के साथ अंतर क्रिया के आधार पर स्वयं करता है, उसको निर्मितवाद बोलते हैं। ज्ञान निर्माण अधिगम करता भौतिक रूप से करते हैं जो सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग में सम्मिलित रहते हैं। ज्ञान निर्माण अधिगम करता संकेतात्मक रूप से करते हैं जो स्वयं क्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्ञान का निर्माण अधिगम करता सामाजिक रूप से करते हैं जो अपना अर्थ दूसरों को संप्रेषित करते हैं, कन्वे करते हैं। निर्मितवाद के संदर्भ में अधिगम यानी लर्निंग डिजाइन पर अधिक बल दिया जाता है। लर्निंग को किस तरह से डिजाइन किया जाए, पारंपरिक पाठ योजना में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाता था कि अध्यापक क्या कुछ करेगा, लेकिन निर्मितवाद के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए अधिगम अनुभवों का डिजाइन तैयार करना हो तो अध्यापक इस बात पर बल देगा कि विद्यार्थी क्या करेंगे। मतलब इसमें चाइल्ड सेंटर्ड ये एजुकेशन होता है, चाइल्ड सेंटर्ड ये सिद्धांत होता है जिसमें फुल्ली कुछ भी करने से पहले ये सोचा जाता है कि अच्छा इस सिचुएशन में रहेगा तो बच्चा क्या करेगा, इस सिचुएशन में स्टूडेंट क्या करेगा, तो उस तरह से ये चीजें जो है काम की जाती हैं। यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल क्लासरूम जैसे पहले जिसमें कि टीचर इम्पोर्टेंट होता था और निर्मितवाद इन कंस्ट्रक्टिविस्ट जिसमें कि स्टूडेंट इम्पोर्टेंट होता है, उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, आ सकता है ये। इसका डिफरेंशिएशन आप देखिएगा 6 है। आगे देखते हैं हम, इसकी विशेषता दी हुई है। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी को अपने प्रश्न स्वयं निर्मित करने के लिए संकेत प्रदान करते हैं, प्रॉम्प्ट करते हैं, इंक्वायरी होती है, वे अधिगम की अभिव्यक्ति और बहुव्याख्याएं जो हैं की आज्ञा देते हैं, या बहुबुद्धियां मल्टीपल इंटेलिजेंस है। इस तरह से ये इसकी विशेषता है जो 3 दी हुई है। चलिए आगे देखते हैं, ये निर्मितवाद के लाभ है। यूजेस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म है जो कि 5 है। कहाँ का आजकल तो यही यूज ही होता है, रोट मेथड को फॉलो नहीं किया जाता है ये सब। ठीक है, आगे देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको आलोचना भी दी हुई है, देख लीजिए। अधिगम क्या है, इनकी शैलियां। What is learning and describe various learning styles। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की अलग अलग दृष्टिकोण से व्याख्या की है। इसमें ये सारा तो आपको लर्निंग का आएगा। लर्निंग में आपको जो आपने पहले किया है वो भी कर सकते हैं। तो जेपी गिलफोर्ड ने क्या डेफिनेशन दिया है, वो डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसमें से आप 4 या 5 कर लेंगे। शैलियां मेन है, तो इसमें कौन कौन सी है, विजुअल स्टाइल। इसमें क्या होता है, दृश्य शैली अधिगम वह शैली जिसमें अधिगम करता वस्तुओं को देखकर अधिगम करते हैं, जो देखने वाली चीज होती है वो होता है विजुअल। श्रव्य मतलब सुनने वाली, वर्बल मतलब बोलने वाली, काइनेस्थेटिक मतलब होता है शारीरिक,
तर्क युक्त होता है, लॉजिकल, जिसमें हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट लॉजिकली बात जो रखते हैं वो होता है। ये हुए सोशल स्टाइल, जिसमें अधिगम की सामाजिक शैली में अधिगमकर्ता समूह में सीखता है, ठीक है, ग्रुप में सीखता है। स्वाध्याय मतलब ये खुद से सेल्फ स्टडी जो होता है ये, तो ये 7 तरह की शैलियाँ है, 7 तरह की जो है वो विधि है। इसमें एक लर्निंग बाय डूइंग आजकल जो है एक्स्ट्रा है वो जो कि चल रहा है, जो हम जानते हैं, उसका डिटेल यहाँ दिया हुआ है, ये आप देख लेंगे। ये पूरा आपको दिया हुआ है एक्स्ट्रा अधिगम की विधि। अब आइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी मैं VVI बोलूंगी, इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। वैसे डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि मैं पूरा नोट्स इसका लेकर आई हूँ, कुछ भी आपको कहीं नहीं जाना होगा। सूचना का अर्थ क्या होता है? इन्फॉर्मेशन शब्द को विभिन्न तरीकों से प्रयोग किया जाता है, 2 शब्दों में डाटा और इन्फॉर्मेशन है। इस तरह से ये पूरा दिया हुआ है, इसमें कुछ भी आपको समझाने वाली बात नहीं है, पूरा जो हम जानते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में टोटल दे दिया गया है। जहाँ पे समझाने वाली बात है मैं आपको समझा दूंगी जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। इसकी विशेषताएं जो है अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता, उपयोगिता, एक्यूरेसी, टाइमलाइन, संपूर्णता, प्रस्तुतिकरण, ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। इसका स्तर कौन कौन सा है तो हम सब जानते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है, फिर उसके कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो इस तरह के अलग अलग इन्फॉर्मेशन होते हैं, सूचना के स्तर होते हैं, जो कि हमें सब पता है, बस हमको लिखना कैसे ये नहीं पता है, जो मैं आपके पास लेकर आई हूँ। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सूचना हम देख सकते हैं, बड़े बड़े संगठन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सूचना चाहते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सूचना राष्ट्रीय सूचना के अतिरिक्त वांछित होती है, ज्यादा लोग इसको देखना पसंद करते हैं। फिर डिपार्टमेंटल सूचना होती है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन भी होता है। सूचना तकनीकी का अर्थ जो है यहाँ पे एक शॉर्ट में आपको दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे PDF फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, वहां से आप ले लीजिएगा। और आई होप कि हम लोग जितना हेल्प आप लोगों को कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए यूजफुल हो रहा हो। और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मैं कल नहीं ले पाई। आज भी उतना ज़्यादा ठीक जो है फील नहीं कर रही हूँ, मुझे लगा अब आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। तो ये पेपर 3rd है, मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगी कि आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन पेपर जो है लिखना है वो मैं बता दूँ, आप लोगों को किन किन बातों पे ध्यान देना है, और कि मैं बाकायदा जो है आप लोगों का आंसर लिख करके बताऊंगी कि किस तरह लिखना है। 2 कलर का पेन यूज़ करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करना है, सारा मैं बताऊंगी आप लोगों को। वो वीडियो हम लोग बहुत जल्द कल तक ट्राई करेंगे कि आप लोग को दे दें, जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट हो। और एक जो है सब्जेक्ट मेथड का मैं पेपर लेकर आ जाऊंगी, वीडियो लेकर आ जाऊंगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है व्हाट्सएप पे अपने अपने सब्जेक्ट मेथड का अगर आप लोगों के पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है तो मुझे सेंड कर दीजिए, जिससे मुझे उसको रेडी करने में हेल्प हो जाए। चलिए तो फिर मिलेंगे कल, मिलेंगे कल। मैं आप लोगों को एक वीडियो दूंगी जिसमें कि आप लोगों को कैसे आंसर लिखना है वो बताऊंगी। मैं ट्राई करूंगी कि मेथड पेपर का भी कल ही क्वेश्चन हो जाए, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री कैसे आते हैं क्वेश्चन वो सारा आपको बता दिया जाए। और फिर उसका बेस्ट ऑफ लक। लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, वही टेंशन है, पता नहीं कब तक आएगा। कोई आप लोगों को भी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कीजिए, हम लोग जरूर आपका हेल्प करेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।